जय हिंद। कैसे हैं आप? जो हमारी प्रीवियस क्लास थी हिस्ट्री को लेकर, उसमें हमने बात की थी जो ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था उसकी जो आर्थिक दशा थी, या हम कह सकते हैं इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था। फिर हमने बात की थी कि जो गाय का महत्व था वह तत्कालीन समाज में क्या था। फिर हमने बात की थी जो इम्पोर्टेंट उपनिषद हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन पर हमने बात की थी। इस तरह से हमने जो ऋग्वैदिक कालीन जो टाइम पीरियड है, लगभग 500 वर्षों का जो इतिहास है, वह हमने कवर कर लिया पिछली 3 से 4 क्लासों के अंतर्गत। हमने कहा था कि आज आगे हम वैदिक काल का जो दूसरा हिस्सा है, जिसमें हम पहला बांटते हैं ऋग्वैदिक काल में, दूसरा बांटते हैं उत्तर वैदिक काल में, जो 1000 ईसा पूर्व से हम कह सकते हैं BCE से स्टार्ट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि इस कालखंड के दौरान हमें बड़ी मात्रा में परिवर्तन देखने को मिलते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे हम वैदिक काल की। पहले हम देखेंगे इसे वैदिक काल। इसका जो पूरे का टाइम पीरियड बताया था हमने 1500 BCE से लगभग 600 BCE तक। फिर हमने कहा था वैदिक काल को साधारण तरीके से 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला हमने बताया था ऋग्वैदिक पीरियड, जिसका हमने टाइम पीरियड बताया था 1500 BCE से 1000 BCE। फिर हमने बताया था इस कालखंड की जो जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वह क्या है? ऋग्वेद है। हमने प्रीवियस क्लासेस में ऋग्वैदिक काल से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वह सब देखी है। अब हम बढ़ेंगे उत्तर वैदिक पीरियड पर, या उत्तर वैदिक काल। इसका जो टाइम पीरियड है 1000 BCE से 600 BCE तक। अब हम समझेंगे कि यहाँ या हम कह सकते हैं इस कालखंड के बारे में जानकारी का हमारे पास स्रोत क्या है। जैसा कि हमने पहले बताया भी था कि हमारे जो शेष 3 जो उपनिषद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बाकी हमने बताया था ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं वह भी इसी टाइम पीरियड में लिखे जाते हैं। आरण्यक और एक उपनिषद। तो हमें जो यह जो 400 वर्षों का जो इतिहास है इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। फिलहाल तो हमें अब पता होगा या आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं, आरण्यक के बारे में बात कर चुके हैं, उपनिषद के बारे में बात कर चुके हैं। तो इस कालखंड की जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है हमारे पास वह क्या है? ये सारी चीजें। वेदांग, वेदांग, वेदांग क्या है? वेदांग 6 हैं। इनकी संख्या कितनी है? 6। जो हम कह सकते हैं जो बेसिक जो एग्जाम होते हैं, ग्रुप सी के एग्जाम होते हैं, उनमें यह चीज़ें पूछ दी जाती हैं कि वेदांग की संख्या कितनी है। तो वेदांग है क्या? जैसे कि शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यह हमारे 6 जो हैं वेदांग हैं। अब इन वेदांगों की आवश्यकता क्या पड़ी? हमें वेदों को समझने के लिए या जो उसमें सूक्त या मंत्र हैं उनका सही अर्थ निकालने के लिए वेदांगों का उपयोग किया जाता है। वेदांग उन्हें समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमने वेदांग देख लिया है। बाकी हमने उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी के जो स्रोत हैं उन पर हमें बात कर ली है। अब हम समझेंगे जो उत्तर वैदिक काल या हम कह सकते हैं उत्तर वैदिक जो पीरियड था
उसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी उन पर हम बात करेंगे। जो परिवर्तन हुए हैं, राजनीतिक परिवर्तन, जो हमने जैसा कि पिछले क्लास में देखा था, ऋग्वैदिक काल का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था और उत्तर वैदिक काल का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसमें किस तरह के परिवर्तन है। तो हम बात करेंगे राजनीतिक परिवर्तन की। पहला हमारा जो हेडिंग होगा वह क्या होगा, राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक पॉलिटिकल जो चेंजेस हुए हैं, राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक परिवर्तन जो पॉलिटिकल जो चेंजेस हुए हैं, जैसा कि हमने पहले बताया था, ऋग्वैदिक काल में क्या था कि राजा की जो भूमिका थी वह हमने देखी थी कि सभा समिति के माध्यम से राजा को कैसे कंट्रोल किया जा सकता था। राजा की जो भूमिका थी हम कह सकते बहुत ही शक्तिशाली राजा नहीं था, सभा समिति का उन पर नियंत्रण था। हालांकि जो राजा का जो पद था वह वंशानुगत हो चुका था, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। यहाँ पर हम देखेंगे जो सभा समिति की जो भूमिका होती है वह कुछ कम हमें देखने को मिलती है। सभा समिति की भूमिका में कमी। अब हम समझेंगे कैसे राजनीतिक परिवर्तन, एक हमें एकाएक बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है, उसके पीछे कारण क्या रहा था। उसके पीछे कारण था 1000 BCE में लोहे की खोज। कैसे लोहे की खोज ने एकाएक हम कह सकते हैं जो क्रांतिकारी जो परिवर्तन था वह इंगित किया, या हम कह सकते हैं लोहे की खोज ने किस तरीके से मानव जीवन को या मानव समाज को, वहाँ का जो हर जो एस्पेक्ट था, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस जो एस्पेक्ट था, सबको प्रभावित किया। कैसे? जैसा कि हम जानते हैं लोहा एक मजबूत धातु है। तो पहला क्या है, एक मजबूत धातु। इससे पहले हमने देखा था कि मानव सिल्वर और ब्रॉन्ज से परिचित था, परंतु सिल्वर और ब्रॉन्ज से बड़ी मात्रा में हम चीज़ें नहीं कर पा रहे थे या सक्षम नहीं थे। कृषि कार्यों में हो या वनों की कटाई से संबंधित हो तो वह करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि वह जो धातुएं होती हैं इतनी ज़्यादा मजबूत, हम यह कह सकते हैं कठोर नहीं होती हैं। लोहा एक मजबूत धातु है। 1000 BCE के करीब लोहे की खोज होती है मानव के द्वारा, और मानव के द्वारा क्या किया जाता है, बड़ी मात्रा में जो गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान, यहाँ पे जो डेंस फॉरेस्ट होता है, घना जंगल, जो डेंस फॉरेस्ट होता है, बड़ी मात्रा में लोहे के उपकरणों या हम कह सकते हैं औजारों के माध्यम से इस डेंस फॉरेस्ट को साफ किया जाता है, और इस जो जमीन होती है इसे कृषि योग्य जमीन में तब्दील किया जाता है। कृषि योग्य जमीन, क्या देखा हमने, लोहे की खोज से बड़ी मात्रा में हथियार या उपकरण बनाए जाते हैं। उससे क्या होता है, गंगा का जो मैदानी एरिया होता है, जैसा कि हमने बताया था कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो नदियों का जिक्र हुआ है उसमें यमुना का 3 बार जिक्र हुआ है, गंगा का 1 बार जिक्र होता है। इससे हमें पता चलता है कि जो ऋग्वैदिक कालीन लोग थे उनका जो पूर्वी विस्तार था वह गंगा तक था। अब हम क्या देखेंगे कि लोहे की खोज से यहाँ गंगा के मैदानी भाग में है, यहाँ हम कह सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है और उत्तरी बिहार का जो विदेह वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे ये लोग प्रवेश करते हैं। लोहे के माध्यम से जो डेंस फॉरेस्ट होता है इसे साफ किया जाता है, बड़ी मात्रा में वनों को काटा जाता है और उस भूमि को कृषि योग्य भूमि में तब्दील किया जाता है या परिवर्तन किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये लोग जैसा कि हमने बताया था ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे वह जौ की खेती करते थे। ये लोग बड़ी मात्रा में गेहूं और चावल की खेती करेंगे। चावल को क्या कहा गया है, चावल को व्रीह कहा गया है, ठीक है। अब बड़ी मात्रा में ये लोग गेहूं, चावल, तिलहन इत्यादि जो फसलें हैं बड़ी मात्रा में इनका प्रोडक्शन किया जाएगा। अब उस प्रोडक्शन से क्या होगा, इस प्रोडक्शन से क्या होगा, सरप्लस पैदा होगा या अधिशेष कहते हैं जिसे। जैसे प्रोडक्शन होता है, व्यक्ति क्या करता है अपने लिए जो खाने की जो आवश्यकता होती है उतना अनाज क्या करता है, स्टोर कर लेता है, बाकी का क्या करता है मार्केट में बेच देता है। वही जो सरप्लस होता है जो बेचा जाता है उसी का एक हिस्सा कहाँ जाएगा, राजा के पास।
उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा भाग। क्या देखा हमने? सरप्लस होगा, उस सरप्लस का जो एक हिस्सा होगा वह कर के रूप में राजा के पास जाएगा, जिसे भाग कहा जाएगा। अब जो राजा की जो आर्थिक स्थिति है पहले से बेहतर होगी, क्योंकि उसे क्या मिल रहा है? कर मिल रहा है। राजा आर्थिक रूप से मजबूत होगा, राजनीतिक रूप से भी मजबूत होगा। फिर हमने क्या देखा कि जब ये लोग कृषि योग्य जमीन का विस्तार करते हैं, जो गंगा का जो मैदानी जो एरिया होता है, इलाका होता है, वहाँ पे जब कृषि योग्य भूमि का विस्तार होता है, इससे क्या आता है? जीवन में स्थायित्व आता है। जीवन में स्थायित्व, यहाँ हम कह सकते हैं स्थायी जीवन की शुरुआत। स्थायी जीवन, जैसा कि पहले हमने बताया था, ये लोग पशुपालक थे। अर्ध यायावर जो जीवन होता है, उस तरह का जो जीवन होता है उसे जी रहे थे। अब ये लोग कृषि से परिचित होंगे, कृषि योग्य जमीन का विस्तार होगा। अब जब कृषि योग्य जमीन का विस्तार होगा, अब हम आगे आर्थिक परिवर्तन में पढ़ेंगे, इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वह कृषि हो जाएगा। जब कृषि योग्य जमीन का विस्तार होगा तो इनके जीवन में क्या आएगा? स्थायित्व आएगा। इनके जीवन में क्या आएगा? स्थायित्व आएगा, स्थायी जीवन की शुरुआत होगी। यहीं पर हम देखेंगे, जैसे कि हमने पहले बताया था, ऋग्वेद में जनपद का उल्लेख नहीं है, यहीं पर जनपद का अस्तित्व आता है। जनपद, अब जनपद बनेंगे, जैसे कि समझेंगे, जैसे एक यह एरिया है, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है। अब इस एरिया को कृषि योग्य भूमि में तब्दील किया जाएगा, कृषि योग्य भूमि। अब जब इस भूमि को कृषि योग्य भूमि में तब्दील किया जाएगा, अब यहाँ पे लोग स्थायी बस्तियाँ या स्थायी जीवन जिएंगे। जब स्थायी जीवन जिएंगे, यहीं पर जो प्रोडक्शन होगा, जो सरप्लस होगा, उसका एक भाग राजा को दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक क्षेत्र की पहचान होगी, एक क्षेत्र बनेगा, एक क्षेत्र, या कह सकते हैं एक इकाई। इसे क्या कहा जाएगा? जनपद कहा जाएगा। हालांकि अभी राजा के पास कोई परमानेंट आर्मी नहीं थी। क्या था? राजा के पास परमानेंट आर्मी नहीं थी। राजा के पास क्या था? परमानेंट आर्मी नहीं थी। दूसरा, परमानेंट आर्मी नहीं थी, ना ही कोई बेहतर तरीके से स्थायी प्रशासन था। यह सारी चीज़ें हमें महाजनपद काल में देखने को मिलेंगी। स्थायी प्रशासन नहीं, हालांकि इनकी शुरुआत हो चुकी थी परमानेंट आर्मी को लेकर या स्थायी प्रशासन को लेकर, पर इन्हें बड़े स्तर पर महाजनपद काल में देखा जाएगा। परमानेंट आर्मी नहीं थी, जैसा कि ऋग्वेदिक काल में भी हमने पढ़ा था। परमानेंट आर्मी हम कह सकते हैं जो स्थायी सेना होती है जो राजा की, वह नहीं थी। स्थायी प्रशासन भी नहीं था, पर राजा के द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया गया। कैसे किया गया? यहाँ पर राजा के द्वारा, जैसा कि हमने पढ़ा था, यजुर्वेद में कई तरह के यज्ञों का जिक्र मिलता है। हमने बताया था बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें यज्ञों के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में जो अश्वमेध यज्ञ था, राजसूय यज्ञ था, वाजपेयी यज्ञ था, इन सब यज्ञों का जिक्र मिलता है। अब समझेंगे कि इन यज्ञों की आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि राजा जो था अपनी शक्ति को पहले से मजबूत या बढ़ा रहा था, या हम कह सकते हैं अपना जो राजनीतिक जो आधिपत्य था, अपनी जो सत्ता थी, उसे स्थापित करने के लिए कई तरह के यज्ञ करवाता था। जैसा कि राजसूय यज्ञ, जो कि जब पद पर या राजा के पद पर बैठता था तब कराया जाता था। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, इस तरीके के यज्ञ राजा के द्वारा अब कराए जाने लगे थे। कराए जाने का कारण क्या था? कि वह अपनी जो राजनीतिक प्रतिष्ठा थी, अपनी जो राजनीतिक शक्ति थी, उसे स्थापित करना चाहता था। तो हमने राजनीतिक परिवर्तन को बेहतर तरीके से देख लिया है, किस तरीके से राजा जो ऋग्वेदिक काल में सभी निर्णय लेने में सक्षम नहीं था, यहाँ पर भी राजा, हालांकि शक्ति पहले से मजबूत हो गई थी, पर पहले की तुलना में राजा अब निर्णय कुछ मात्रा में ले सकता था, क्योंकि जो सभा और समिति की जो भूमिका थी वह भूमिका सीमित हो गई थी। पर हालांकि सभा और समिति का अस्तित्व अब भी था। देखा हमने किस तरीके से लोहे की खोज ने परिवर्तन किया। लोहे की खोज से क्या हुआ? हथियारों उपकरणों का निर्माण किया गया। अब जब हथियारों का निर्माण होगा तो बड़ी मात्रा में युद्ध होंगे। उपकरणों के माध्यम से कृषि उपकरणों का विकास होता है। उनसे क्या होता है? गंगा का जो मैदान होता है जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होते हैं, उस फॉरेस्ट वाले एरिया को क्लीन करके उसे एग्रीकल्चर लैंड के रूप में उसे डेवलप किया जाता है। प्रोडक्शन किसका होता है? गेहूँ, चावल, तिलहन। इसका जो सरप्लस होगा उसे भाग के रूप में, ये क्या था? भाग क्या था? कर, या कर था। एक हिस्सा राजा के पास जाएगा। अब जब एक हिस्सा राजा के पास जाएगा, राजा की जो आर्थिक स्थिति थी या पॉलिटिकल जो
उसकी जो स्थिति थी वह मजबूत होगी पहले से। फिर हमने देखा कि राजा के द्वारा अपनी जो स्थिति थी उसे और मजबूत करने के लिए, अपने राजनीतिक प्रतिष्ठा को और बढ़ाने के लिए यज्ञ किए जाते हैं। हमने यज्ञ के बारे में, हालांकि राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ क्या थे, इन सब के बारे में पहले ही बात कर ली है। इस तरीके से हमने क्या देखा, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, जो परिवर्तन हुआ था, कैसे लोहे की खोज ने कई तरह के परिवर्तन किए हैं। आज हमने देखा है पॉलिटिकल जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में। कल हम पढ़ेंगे आर्थिक परिवर्तन, फिर हम देखेंगे सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन किस तरह के हुए हैं। ये सारी जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो लोअर पीसीएस तक के जो एग्ज़ाम होते हैं या पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जैसे ग्रुप सी के जो एग्ज़ाम है, वहाँ पे ये पूछ सकता है कि चावल को किस भाषा के रूप में कहा गया है ऋग्वेद में या वेदों में, तो व्रीहि के रूप में। ये सारी बातें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, जहाँ पर हम बात करेंगे आर्थिक जीवन के बारे में, सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।